बादब बामुलाहजा में मैं फजल मामले। केंद्र की सरकार ने हाका लगाकर रिया चक्रवर्ती को आखिर जेल भेज ही दिया। जो काम ईडी और सीबीआई न कर सकी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वो कर दिखाया। इसके मुखिया राकेश अस्थाना है, वही राकेश अस्थाना जो सीबीआई में भी थे और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और सीबीआई के उनके ही सहकर्मी ने उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई। उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर मध्य प्रदेश की चर्चा करनी जरूरी है इस कोरोना काल में, क्योंकि इस तरह की खबरें दूसरी जगह दिखाई नहीं जा रही है। मेडिकल की एक छात्रा थी, अभी हाल में ही उनकी शादी हुई थी। 2 दिन पहले उनके पति का निधन हो गया। शादी हुए 15-20 दिन ही हुए थे। उनके घर वाले उन्हें लेने के लिए आए, मेडिकल की छात्रा को। वो एक मॉल में गई और तीसरे तल्ले से, तीसरे फ्लोर से उसने छलांग लगाई, खुदकशी की कोशिश की। इंदौर की घटना है। फिलहाल वो बच तो गई हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर है। लेकिन कहीं खबर दिखाई नहीं जा रही है किन स्थितियों में उनके पति की मौत हुई, यह भी खबर आनी बाकी है। और किस परेशानी में इससे बच्ची ने, मेडिकल की छात्रा ने अपनी जान देने की कोशिश की, इस पे कभी कहीं कोई चर्चा नहीं है। चैनल संध्या की में होने वाली भजन संध्या में रिया धुन गा रहा है तो कोई कंगना रनौत धुन गा रहा है। बादब बामुलाहजा में हम इस पे बात करेंगे, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और इसके पीछे के सारे गणित को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जब सब सच कहना सब भूल चुके हैं, जब झूठ को बार बार गले पे बंदूक रखकर या पिस्तौल लगाकर या रिवॉल्वर रखकर ये कहा जाने लगे कि तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें देखना होगा, तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें सुनना होगा, और जो मैं दिखा रहा हूं वही सच है, भले वो झूठ क्यों ना हो। अगर उस वक्त भी हम जैसे कुछ लोग बचे हैं और उस झूठ को बेनकाब कह रहे हैं और उस सच को कह रहे हैं जो झूठ नहीं सच है, और जिसे झूठ के मुलम्बे में छुपाकर सच बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि पत्रकारिता आज भी कहीं न कहीं उस अंधेरे कमरे में उस एक रोशनदान की तरह है, एक नन्ही सी, जहां से एक नन्ही सी रोशनी अभी भी कहीं टिमटिमा रही है। क्योंकि पत्रकारिता आज जहां खड़ी है वहां दुष्यंत याद आते हैं कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें सजा के बैठ गए। या फिर ये भी कि गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब इस तालाब का पानी बदल दो, अब कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं ये, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इस कोशिश में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर पत्रकारिता की बातें हों। यकीन माने, झूठ जब भी पकड़ा जाता है उसका जुलूस निकलता है। मुंबई में देखा हमने,
चाहे पोस्टमैन की बात हो या जेसीबी ड्राइवर की बात हो, जिस तरह से एक आडंबर रचा जा रहा था वो झूठ सामने आया। झूठ बार बार सामने आता है, चाहे कितना भी उसे छुपाने की कोशिश की जाए। योगी राज में 2017 में बलात्कार हुआ था और मुकदमा 2018 में दर्ज हुआ था। कुलदीप सेंगर की बात कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर ने जिस लड़की के साथ बलात्कार किया वो 2017 में किया था। कहां कहां नहीं लड़की गई। आत्मदाह की भी कोशिश हुई और फिर 2018 लगभग साल भर बाद उसका मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार में अभी बलात्कार पीड़िता है, 2010 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 10 साल बाद पीड़िता के पास पुलिस पहुंची, तफ्तीश के लिए पहुंची, उसका बयान लेने के लिए पहुंची। भाजपा जदयू मुंबई पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने 40 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत मुकदमे की एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस, माफ करें, उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस का भी तौर तरीका देख ले। वैसे दिल्ली पुलिस भी इस मामले में बहुत ज्यादा कोई दूध की धुली नहीं है। यूएपीए के तहत अभी दिल्ली के दंगों में जितनी गिरफ्तारियां की है, सीए और एनआरसी विरोधी के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ, इसलिए दूध की धुली दिल्ली पुलिस भी नहीं है। सीबीआई ने कुलदीप सेंगर मामले में उन्नाव में जो घटना घटी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार से लगभग एक महीने पहले कहा था वहां के डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने का और 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन पुलिस ने उस पत्र को सरकार ने उस पत्र को दबा के रख दिया है, क्योंकि वो चहेते अधिकारी माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और इतना ही नहीं, बिहार में भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, जहां 34 बच्चियों का बलात्कार हुआ है, नीतीश सरकार को 71 अधिकारियों के खिलाफ, जिनमें कई डीएम शामिल हैं, सीबीआई ने पिछले इसी साल मार्च में कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो काम करने का सरकार का एक तरीका ये भी है। 40 दिन तो पुलिस कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने जो निर्देश दिए, कार्रवाई करने को कहा, 6 महीने बीतने को आए, अभी तक बिहार की सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की। नारकोटिक्स विभाग और केंद्रीय एजेंसियां किस तरह काम करती हैं उसका एक बानगी भर है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। निचली अदालतों में उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है, अब उन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल सियासी हाका लगाकर रिया को घेरा गया। रिया की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने वाले एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना, जो बीएसएफ के भी महानिदेशक हैं, और ऐसी उम्मीद पहले से थी कि राकेश अस्थाना केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप रिया केस में भी अपने पूरी काबिलियत, पूरे जौहर दिखाएंगे और गृह मंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इन्होंने वह किया भी जो न काम सीबीआई कर सकी, न ईडी कर सकी, वह काम एनसीबी ने कर दिया, यानी राकेश अस्थाना की अगुवाई वाली संस्था ने कर दिया। रिया की गिरफ्तारी के लिए गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना को विशिष्ट सेवा पदक मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो भविष्य में गृह सचिव या इसी तरह के किसी और बड़े ओहदे पर पहुंच जाए। सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक रहे राकेश अस्थाना पिछले कुछ सालों से लगातार सुर्खियों में रहे। उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। उनके ही सहकर्मी ने जैसा बताया शुरू में कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन सब कुछ धरे के धरे रह गया, क्योंकि उनके सर पे सरकार का हाथ था। वैसे गांजे पर मची रार को लेकर एक पुरानी खबर याद आ गई। 2019 में उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ मेला हुआ था और सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, गांजे के प्रयोग पर से प्रतिबंध हटा लिया था। सरकार ने इसे एक प्रसाद माना था। जब उनसे ये कहा गया कि एक नशीली वस्तु है और इसका सेवन अपराध है, तो उन्होंने कहा, यानी सरकार ने कहा, ये एक धार्मिक आस्था का सवाल है। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि कुंभ का आयोजन
अत्यंत भव्य तरह से हो और किसी को कोई परेशानी ना हो। इस पूरे खेल में पूछताछ तो रिया से होती रही, लेकिन बेपर्दा और नंगे सुशांत सिंह राजपूत ही होते रहे। उनका चरित्र सामने आता गया। बिहार पुत्र लड़की से लेकर नशे में डूबे थे। उनके परिवार वाले कुछ बोलेंगे अब अपने लाडले के इन संस्कारी आदतों पर? और न भूले हैं न भूलने देंगे का पोस्टर लगाने वाले या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पे कुछ अपनी राय देंगे? संस्कारों की बात जो करते हैं, भाजपा के नेता सुशांत सिंह के बिना शादी के लड़कियों के साथ संबंध रखने और नशा करने पे कुछ बोलेंगे? भूलने वाली तो ये बात भी नहीं है, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 5 साल तक वो भी सत्ता में रहे और तब मुंबई इसी तरह से ड्रग्स की चपेट में रहा था। ये भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हम भी उन्हें न भूलेंगे, हम भी ये बात नहीं भूलेंगे और न देवेंद्र फडणवीस को भूलने देंगे और न भाजपा को भूलने देंगे कि इस पूरे खेल में वो एक अलग तरह का खेल कर रही है। सच तो यह है कि मैं उस खून की प्यासी भीड़ का हिस्सा नहीं हूं जो किसी दूसरे की बर्बादी को देखकर मजा आए, जिसे आता हो। पत्रकारिता ये है भी नहीं, चाहे वो रिया हो या कंगना, दोनों को लेकर जिस तरह का एक पाखंड रचा जा रहा पत्रकारिता में, इसे पत्रकारिता तो नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो सुने जी न्यूज के रिपोर्टर को। वीडियो में रिपोर्टर जो बता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर गांजा चरस का इस्तेमाल कब से हो रहा है, तब संभवतः देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी महाराष्ट्र में। तो हम इसे न भूलने देंगे और न हम भूलेंगे। हम बार बार ये बताते रहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल में ही सुशांत सिंह राजपूत ने नशीली दवाओं की शुरुआत की थी। उनके दौर में ही वो नशे के आदी हुए। उस घर में रिया चक्रवर्ती के आने से पहले वो नशा लेते थे। 4 साल से काम कर रहे कुक ने भी बताया कि साहब ये सेवन करते थे। रिपोर्टर तो ये बोल गया, लेकिन सुधीर चौधरी जिनका एजेंडा कुछ और था, जिनकी लाइन कुछ और थी, वो परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने फौरन रिपोर्टर को रोक दिया। लेकिन तब तक बहुत सारी बातें सामने आ चुकी थी। भारतीय मीडिया जिस ढंग से रिया चक्रवर्ती या कंगना रनौत के पीछे है, उसे गिद्ध कहना, बहुत लोग क्या गिद्ध कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कहना गिद्धों का भी अपमान होगा, क्योंकि गिद्ध तो मुर्दा जिस्मों को नोचते हैं, लाशों को नोचते हैं। आज की ये पत्रकारिता जिंदा लोगों को नोच रही है। और पीछे ले जाऊंगा, सितंबर 2018 में बेसिकली दीपेश सावंत का जो पूरा जो टेस्टिमोनी, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है एनसीबी में, वो भी जी न्यूज के पास है, वो दर्शकों को दिखाया था हमने। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सितंबर 2018 में वो पहली बार मिले थे सुशांत सिंह राजपूत से और तभी उनके घर पे रहने के लिए आ गए थे। तब अब्बास नाम का एक आदमी उनके साथ रहता था, कुशल झावेरी रहता था, और जो बाकी का स्टाफ जिसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, चाहे वो केशव हो, नीरज हो, और 2-3 इस तरह के लोग होते थे। अशोक नाम का भी एक कुक रहा करता था। उसमें उसने साफ कहा कि जिस दिन मैं घर में रहने आया उसके 2 या 3 दिन के बाद बाकायदा कुणाल नाम का एक आदमी आता है, वो गांजा बनी हुई जो सिगरेट है, गांजा और चरस दोनों का नाम उसने लिया है, गांजा और चरस से बनी हुई जो सिगरेट है वो तैयार करता है कुशल के लिए, सुशांत के लिए। और बाकी इसके अलावा जब यही बात को दीपेश सावंत ने अशोक कुक से कंफर्म करना चाहा, तो अशोक ने इस चीज पे हामी भरी कि हाँ साहब पीते हैं। और ये जो अशोक कुक है, ये साल 2016 से लेकर 2019 सितंबर तक अपनी सेवाएं देते रहे हैं। काफी पुराना स्टाफ है, जो सबसे पुराना स्टाफ है वो अशोक कुक ही है।
तो ये चीज समझ में आती है कि ये काफी पुराना एक दौर चल रहा था। मैं आपको थोड़ा और पीछे 20 के दौर में लेके आऊंगा। 5 अगस्त 2019 की भी एक चैट हमने रिलीज करी थी। वो चैट में कई सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ पिठानी जो कि एम्प्लॉय था सुशांत सिंह राजपूत का, वो कह रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई डूबी है क्या? डूबी अगेन वही, इसका रेफरेंस जो लिया जाता है। तो अगर आप 2018 से लेकर 2020 तक के पूरे पीरियड पे ध्यान देंगे तो 2 तरह की ड्रग्स का पता चल रहा है जो सुशांत सिंह के रेफरेंस में बार बार चैट्स में सामने आ रही है कि वो लेते हैं, वो उपयोग में करते आए हैं। पहला है गांजा और दूसरा है चरस। गांजा कोई हर्बल स्मोक माना जाता है। जी अंकुर, यहाँ बीच